हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। तो आप सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये 4th लेक्चर है और आज के क्लास में सीखेंगे इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इतने चीज़ सीखेंगे आज के क्लास में। तो इंट्रोपी क्या होते हैं? तो इंट्रोपी हेडिंग लिख लेते हैं, रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इंट्रोपी मेजर्स रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट में इंट्रोपी लिखेंगे पहले, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी जैसे देखिए, इंट्रोपी इट मेजर्स रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स और डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। जैसे सॉलिड होते हैं तो सॉलिड इस टाइप से होते हैं। सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। सॉलिड की पार्टिकल्स काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। अब ये पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होंगे और इससे ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इसमें मूवमेंट पार्टिकल्स का डिसऑर्डरनेस या मूवमेंट लिक्विड में ज़्यादा होंगे पार्टिकल्स का मूवमेंट। इससे भी ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसियस पार्टिकल्स होंगे। गैसियस पार्टिकल्स इस तरह से, तो ये गैस, यहाँ देखिए गैस का पार्टिकल देखिए काफ़ी दूर दूर होते हैं, आपको पता है। तो गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट ज़्यादा होंगे। रेंडमनेस इसी को बोलते हैं, मूवमेंट इसी को इंट्रोपी बोलते हैं। गैसियस पार्टिकल्स में रेंडमनेस ज़्यादा होगा। तो इंट्रोपी गैस का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम लिक्विड का होगा, उससे कम सॉलिड का होगा। इंट्रोपी इंक्रीजेज, इंट्रोपी इंक्रीजेज। तो डिफाइन कर लेते हैं, इट मेजर्स रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस of particles of the system, किसी भी सिस्टम का पार्टिकल का रेंडमनेस एंट्रोपी होते हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो वाटर का पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वाटर का पार्टिकल मॉलिक्यूल H2O, वाटर का एक पार्टिकल क्या होते हैं? H2O। तो वाटर का पार्टिकल का रेंडमनेस क्या होंगे? जैसे लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं कि वाटर का 3 स्टेट होता है। सॉलिड आइस के फॉर्म में वाटर रहते हैं तो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम होंगे। तो सॉलिड के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में वाटर का एंट्रोपी सबसे कम होंगे। इससे ज़्यादा लिक्विड स्टेट में रहेंगे पानी, वाटर अगर लिक्विड स्टेट में रहेंगे तो उससे ज़्यादा एंट्रोपी, और उससे भी ज़्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो पार्टिकल्स का रेंडमनेस और ज़्यादा होंगे। इसका एंट्रोपी वेपर फेज में वाटर का सबसे ज़्यादा होगा, और जो पानी आप पीते हैं उसका एंट्रोपी थोड़ा उससे कम होगा वेपर के रिलेटिव में, और उससे भी कम आइस के फॉर्म में होगा तो वाटर के पार्टिकल का मूवमेंट और कम होंगे। इसका पार्टिकल का रेंडमनेस क्या होते हैं? ये एंट्रोपी होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, एग्जैक्ट एंट्रोपी किसी भी सिस्टम का, किसी भी पार्टिकल का आप नहीं बता सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर एग्जैक्ट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये टर्म लिख लीजिएगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर एग्जैक्ट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एग्जैक्ट एंट्रोपी of the system एक चीज और याद रखिएगा, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी की बात करते हैं हम। चेंज, डेल्टा फॉर चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू क्या होते हैं? फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। तो चेंज इन इंट्रोपी स्टेट क्वांटिटी होते हैं, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ये SF फॉर फाइनल इंट्रोपी, SI फॉर इनिशियल इंट्रोपी। फाइनल माइनस इनिशियल ये स्टेट क्वांटिटी होते हैं। चेंज इन इंट्रोपी क्या होते हैं? फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करते हैं, इसके स्टेट क्वांटिटी होते हैं। ये यहाँ तक उतारिए पहले, या लिख सकते हैं यहाँ, इट इज स्टेट क्वांटिटी।
इट इज स्टेट क्वांटिटी। स्टेट वेरिएबल्स जानते हैं आप क्या, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं पता चुके आपको, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उसे बोलते हैं स्टेट क्वांटिटी। और इसी में पढ़ाए थे पाथ क्वांटिटी या पाथ वेरिएबल्स। पाथ वेरिएबल्स जो पाथ पे डिपेंड करते थे, इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते थे, पाथ वेरिएबल्स। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं हम। तो इट इज स्टेट क्वांटिटी, इट इज स्टेट क्वांटिटी। इंट्रोपी जो होते हैं स्टेट क्वांटिटी होते हैं, इट इज स्टेट क्वांटिटी। इंट्रोपी इज द स्टेट क्वांटिटी। उतारिए यहां तक, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं ये। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इंट्रोपी इंक्रीजेज। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा। इंट्रोपी पॉजिटिव, इंट्रोपी पॉजिटिव का मतलब है इंट्रोपी इंक्रीजेज, इंट्रोपी इंक्रीजेज, ठीक, इंट्रोपी इंक्रीजेज। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म हम आपको बताएंगे। इंट्रोपी इंक्रीज यहाँ लिखे हैं। इंट्रोपी पॉजिटिव का मतलब है इंट्रोपी बढ़ रहा है, इंट्रोपी निगेटिव लिखेंगे इसका मतलब हुआ इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज। इंट्रोपी डिक्रीजेस, इंट्रोपी निगेटिव। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इंट्रोपी बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेंगे, और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो अगर सॉलिड है तो लिक्विड स्टेट में जाएंगे, लिक्विड से फिर गैसेस स्टेट में जाएंगे। तो एक जनरल ट्रेंड है, आप जानते होंगे कि कोई भी सॉलिड, देखिए एक जनरल ट्रेंड देखिए, ये भी याद रखिए बेसिक चीज़ें ये सब। सॉलिड में अगर आप टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड में अगर आप टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, सॉलिड में हीट देते हैं तो ये लिक्विड स्टेट की ओर आता है, लिक्विड में आता है ये। और लिक्विड में फिर हीट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं तो फिर ये गैसेस स्टेट में आता है। और गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो एंट्रोपी गैस स्टेट में ज़्यादा होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, सबसे कम सॉलिड में होते हैं। तो जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेंगे, और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, इंट्रोपी इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी पॉजिटिव। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है हीट रेडिएट बाय द सिस्टम, हीट रेडिएट या इस तरह से लिखा रहता है हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट रेडिएट या हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट रेडिएट हो रहे हैं या सिस्टम हीट दे रहे हैं, हीट गिवन बाय द सिस्टम। मीन्स क्या, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो वो सॉलिड की तरफ आएगा। फिर अगर किस गैस को कूल डाउन करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो फिर सॉलिड में आता है, आपको मालूम है। देखिए टेम्परेचर, इधर हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड, फिर टेम्परेचर देंगे गैस में, फिर वापस ऐसे भी होता है, इसको कूल करेंगे इसको तो फिर लिक्विड बनेगा, गैस को कूल करेंगे लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को कूल करेंगे, लिक्विड को आप कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। तो ये फेनोमेना है। तो जैसे सॉलिड बनेगा तो एंट्रोपी, इसके पार्टिकल का रेंडमनेस कम होते जाएंगे। तो हीट रेडिएट गिवन बाय द सिस्टम, हीट रेडिएट या गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट दे रहा है, जिसका हीट निगेटिव, क्यू निगेटिव, यहाँ क्यू पॉजिटिव था, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यहाँ क्यू पॉजिटिव था, तो क्यू पॉजिटिव तो एंट्रोपी पॉजिटिव, यहाँ क्यू नेगेटिव है तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंट्रोपी नेगेटिव। याद रखिएगा, अगर किसी सिस्टम हीट रेडिएट कर रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होंगे तो Q इक्वल्स टू निगेटिव, ये भी बातें याद रखिएगा, Q निगेटिव। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव, Q निगेटिव, एंट्रोपी निगेटिव। निगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल्स का रेंडमनेस, सिस्टम के पार्टिकल का रेंडमनेस कम हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीजेज। उतार लीजिए इसको। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी को एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल्स टू, ये फार्मूला होते हैं चेंज इन एंट्रोपी,
डेल्टा एस इक्वल्स टू हीट क्यू बाय टी, याद रखिएगा इसको, क्यू बाय टी। आप क्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू क्यू स्मॉल हीट, क्यू मतलब हीट बाय टेम्परेचर। ये फार्मूला होते हैं, यूनिवर्सल फार्मूला है, याद रखना है आपको। जैसे फेज ट्रांजिशन होते हैं, फेज ट्रांजिशन मीन्स क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और इस तरह से फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। इस टाइप से मान लीजिए इधर गैस है, इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, इस तरह से लिक्विड लिक्विड, फेज ट्रांजिशन। यहाँ देखिए, अगर लिक्विड से गैस में जाते हैं तो आप जानते हैं वेपोराइजेशन बोलते हैं, लिक्विड से गैस तो क्या जानते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मालूम है आपको। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें जितने हीट चेंज होंगे इसे बोलेंगे हीट डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए, अगर सॉलिड से गैस में जाता है तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन याद रखिएगा। जैसे कपूर होते हैं घर में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते। फिर वो सॉलिड से गैस मीन्स क्या, कपूर, कैम्फोर बेस्ट एग्जांपल है। तो इस सॉलिड से गैस में चेंज होने में हीट ऑफ सब्लिमेशन आप लिख सकते हैं इसको। जैसे देखिए, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, जैसे आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना सॉलिड से लिक्विड, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या प्रोसेस बोलते हैं, फ्यूजन। इसमें जितना हीट चेंज होते हैं उसे बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ एक क्वेश्चन आता है इसमें डेल्टा एस के टर्म में, इंट्रोपी के टर्म में, इसको उतार लीजिए, पहले हम आगे लिखाते हैं फिर। जैसे चेंज इन इंट्रोपी, अगर फेज ट्रांजिशन, जैसे हीट ऑफ फ्यूजन लिखते हैं, फर्स्ट में फॉर फ्यूजन प्रोसेस या स्टार करके लिख सकते हैं, फॉर फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस जानते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्यूजन प्रोसेस। तो चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर T। ये फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है फॉर वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन प्रोसेस, तो चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हैं। एक और फार्मूला फॉर सब्लिमेशन, फॉर सब्लिमेशन, फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस, तो चेंज इन इंट्रोपी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन बाय टेम्परेचर, इस तरह से उतार सकते हैं आप इसको। आगे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए, द इंथैल्पी ऑफ, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2004 का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2004 का क्वेश्चन है। द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स क्या, डेल्टा एच का वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ देखिए गिवन डाटा, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन डाटा लिखिए इसका, गिवन डाटा। तो गिवन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको पढ़ा चुके हैं, फेज ट्रांजिशन वाला है। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन VAP डॉट कर दीजिए। इंथैल्पी ऑफ, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितने हैं, 30 किलो जूल, 30 किलो जूल लिखा हुआ है पर मोल। ओके, उसका देखिए एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कितने, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी कितने, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन 75 जूल। यहाँ देखिए, तो यहाँ किलो जूल में दिया, यहाँ जूल में दिया, तो डेफिनेट इसको किलो जूल को जूल में लाइए या इसको किलो में कन्वर्ट कीजिए, दोनों का यूनिट सेम कीजिए, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो ये जूल और ये किलो जूल है। नेक्स्ट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड
इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड प्रेशर इज। बस टेम्परेचर पूछ रहा है, आप फार्मूला जानते हैं, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट। क्या जानते हैं? इंट्रोपी इक्वल्स टू चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू क्या पढ़ा है? हीट इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर। बस इतना ही तो है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर पूछ रहा है, इधर कर लीजिए इसको, टेम्परेचर पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, टेम्परेचर इधर पूछ कर लीजिए। तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाय इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो डेल टी इक्वल्स टू वेपोराइजेशन, ये वैल्यू लिखा हुआ है, ये किलो जूल में ध्यान रखिएगा, किलो जूल में दिया हुआ है इसका वैल्यू। तो ये 30 किलो के जगह क्या रखते हैं? 10⁻³ रखते हैं, और ये जूल में आ गया, जूल पर मोल आ गया। नेक्स्ट देखिए इंट्रोपी, चेंज इंट्रोपी का वैल्यू लिखा हुआ है 75 जूल, 75 जूल लिखा हुआ है, जूल पर मोल, ये 75 जूल पर मोल पर केल्विन लिखा हुआ है। तो ये भी यूनिट सेम है, जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट सेम है, ये भी जूल में, ये भी जूल में, यूनिट मिल गया। पहले था किलो जूल में ये लिखा हुआ, तो किलो को हम 1000 से हटा दिए मल्टीप्लाई करके। अब इसको काट सकते हैं आप, t इक्वल्स टू 1000 को इधर ले आइए, 330 और 3 जीरो और रख दीजिए, और 75। तो 75 को आप 4 से काटिएगा तो इस तरह से 400 आ जाएगा। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू 400 केल्विन। तो ऑप्शन कौन सा आपका? ए नहीं है, बी ऑप्शन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जो एडवांस का था, ये पुट फार्मूला गेट रिजल्ट था। बस फार्मूला आपको याद रखना है, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर होते हैं। उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन है। द इंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। जैसे आइसोथर्मल टर्म लिखता है तो समझिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल लिखता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेंगे। और जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? सेम रहेगा, तो 0 हो जाएंगे। चेंज इन टेम्परेचर 0, बिल्कुल चेंज इन टेम्परेचर 0, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ डेसीमीटर क्यूब का मतलब समझिए, 10 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितने? इनिशियल वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 10 लीटर आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यूनिट जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये यूनिट आपको याद रखना है। फाइनल वॉल्यूम V2 का वैल्यू 100 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है लीटर, लीटर आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें वर्क डन, देखिए वर्क डन पूछ क्या रहा है? इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी पूछ रहा है, चेंज इन इंट्रोपी। जैसे आइसोथर्मल टर्म लिखा है तो आइसोथर्मल के लिए आगे हम पढ़ाएंगे, आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उससे पहले एक हम इंटरनल एनर्जी पढ़ाएंगे आपको, जस्ट इसके बाद इंटरनल एनर्जी पढ़ा रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू होते क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, ये फार्मूला होते हैं, डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी n नंबर ऑफ मोल, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 0, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएंगे। अगर इंटरनल एनर्जी 0 है सिस्टम का, डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ाएंगे आपको जस्ट इसके बाद हम। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएंगे, ये पूरा टर्म आइसोथर्मल होगा तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएंगे, इंटरनल एनर्जी 0 तो Q प्लस W, तो फिर Q इक्वल्स टू और W में कैसा रिलेशन? इस टाइप का रिलेशन रहेगा, Q इक्वल्स टू माइनस W, Q इक्वल्स टू माइनस W। तो फिर वर्क डन आप जानते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फार्मूला आपका क्या था? वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस लिख दिया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल,
वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था फार्मूला, -2.303 इनटू NRT लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम पढ़ चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फार्मूला आप पढ़ चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लास्ट देखिएगा कि -2.303 NRT लॉग V2 बाय V1 ये फार्मूला लिखे थे। यहाँ देखिए Q में रिलेशन निकाल लीजिए, और Q में रिलेशन निकल जाएगा तो फिर Q इक्वल्स टू कितने, तो माइनस उतना तो है ही, तो माइनस फिर लगा दीजिए, फिर माइनस और फिर माइनस, ये टर्म 2.303 NRT, N का वैल्यू नंबर ऑफ मोल 2 मोल्स लिखा हुआ है यहाँ, R का वैल्यू आप जानते हैं, टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, लॉग V2 बाय V1, इस तरह से फार्मूला, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आपको इंट्रोपी पूछ रहा है, इंट्रोपी, तो चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू आप जानते हैं Q इन रिवर्सिबल प्रोसेस, Q हीट सप्लाइड इन रिवर्सिबल प्रोसेस बाय टोटल टेम्परेचर T। तो आपको इंट्रोपी पूछा जा रहा है, इंट्रोपी, तो फार्मूला कैसा आ जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल प्रोसेस, वही वाला फार्मूला, पॉजिटिव 2 पॉइंट वर्क डन वाला 2.303 N का वैल्यू, N नंबर ऑफ मोल है, मोल 2 मोल्स दिया हुआ है, तो N नंबर ऑफ मोल, NRT, तो N 2 मोल्स दिया हुआ है। R का वैल्यू देखिए, R का वैल्यू 8.314, देखिए टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर कट जाएगा क्योंकि नीचे भी टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कट जाएंगे, नीचे जो टेम्परेचर है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इनटू लॉग V2 बाय V1, इस तरह से आपका ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा आपका। तो डेल्टा S इक्वल्स टू, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, और ये V2 100 और V1 10 हो जाएगा। इस V2 बाय V1 की जगह भी पुट कर दीजिए डायरेक्ट आप, V2 का वैल्यू कितना है 100 और V1 का वैल्यू 10, ये 10 बेस पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 पे 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बस ये डाटा आपके पास बच गया। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए, कैलकुलेट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4.606 इंटू 8.314, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 8 चौका 32, नियर अबाउट आपको 38 पॉइंट, मल्टीप्लाई कीजिए आप, 38.29 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये आंसर आएगा। तो नियर अबाउट 38.3 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका इंटरनल एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनल एनर्जी को U और E दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी किसी बुक में मेडिकल का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, सब में E से रिप्रेजेंट किया है मेडिकल क्वेश्चन में, और जेई का जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सब में आपको U से रिप्रेजेंट किया है। तो U और E दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी होते क्या है समझिए इसको, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मीन्स क्या, किसी भी सिस्टम का ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। देखिए जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, तो हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होंगे सबको ऐड कर देंगे तो सभी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा साउंड एनर्जी होगा, हम मूव कर रहे हैं वाइब्रेटिंग एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी और रोटेटरी एनर्जी, इस टाइप से। मेन क्या होता है, मेन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मेन एनर्जी, मेन एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बाद में कि जितने भी टाइप के एनर्जी है हमारे बॉडी में, बॉन्ड एनर्जी भी होंगे, जितने भी टाइप के एनर्जी है सबको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। ध्यान रखिएगा। तो डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी सब ऐड हो जाते हैं, मीन्स क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब इंटरनल एनर्जी चेंज होते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। स्टेट फंक्शन और आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो ऐड हो जाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो था टर्म। तो स्टेट फंक्शन वो होते थे जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे, और पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो एडिटिव नेचर का नहीं हो। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं और स्टेट फंक्शन होते हैं। तो
पहले डिफाइन कर लीजिए, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी, काइंड्स ऑफ एनर्जी of the system, energy of the system is called internal energy, internal energy U और E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, ये बुक का डेफिनेशन मिलेगा आपको, द सम of all microscopic forms of energy of the system इंटरनल एनर्जी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यू से रिप्रेजेंट किए, यहाँ ये क्या होंगे, तो सबसे पहले जो मेन एनर्जी है सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मेजर एनर्जी बस दो ही होते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और भी बहुत टाइप के एनर्जी होंगे सिस्टम में, बॉन्ड एनर्जी होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होंगे, वाइब्रेटिंग एनर्जी होंगे, ट्रांसलेटरी एनर्जी होंगे, जितने भी एनर्जी होंगे सबको ऐड कर देंगे। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या साउंड एनर्जी हम बोल रहे थे, तो साउंड एनर्जी, वाइब्रेटिंग एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, जितने भी टाइप के एनर्जी सबको ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखिएगा। अब इंटरनल एनर्जी एडिटिव नेचर का है, तो डेफिनेट एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगा। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट क्वांटिटी, या पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन या स्टेट क्वांटिटी। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, दो फंक्शन थे जो, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखिए, पहले लिखिए एक्सटेंसिव ऐड हो जा रहे हैं तो एक्सटेंसिव इज द, एक्सटेंसिव लिखिए पहले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब ऐड हो जा रहे हैं तो एक्सटेंसिव। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस तरह से इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं, तो इट इज स्टेट क्वांटिटी, स्टेट क्वांटिटी। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव होते हैं और क्या होते हैं, स्टेट क्वांटिटी होते हैं। इट इज स्टेट क्वांटिटी। उतारिए यहां तक और आगे हम लिखाते हैं आपको। इंटरनल एनर्जी में एक और फार्मूला इसमें याद रखिए, काफ़ी वाइटल है ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, फार्मूला होते हैं NCV डेल्टा टी, ये टर्म याद रखिएगा, NCV डेल्टा टी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये। और ये n नंबर ऑफ मोल्स है, और ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये चेंजिंग टेम्परेचर है। ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये CV क्या है, तो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम CV, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फार्मूला होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। देखिए ये फार्मूला आया कहाँ से, तो आप इसको जैसे हीट वाला फार्मूला एक लिखे थे,
मोलर हीट कैपेसिटी। तो सी भी इक्वल्स टू एस कांस्टेंट, देखिए भी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप Q इक्वल्स टू आप लिखे थे N डेल्टा T, तो इस Q की जगह अब इंटरनल एनर्जी रख दिए हैं, Q की जगह इंटरनल एनर्जी रख दिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बिल्कुल उसी टाइप से अब इसको वापस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू N CV डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर आइसोथर्मल, जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम रहेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर क्या होते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल और फाइनल सेम है, मीन्स क्या कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एन सी भी डेल्टा टी, तो ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू भी जीरो। जब भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, ध्यान रखिएगा। और साइक्लिक प्रोसेस जब भी मिलेगा तो वहां भी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल स्टेट आर सेम, इनिशियल और फाइनल स्टेट आर सेम क्या हो जाएंगे, साइक्लिक प्रोसेस। मींस क्या, किसी भी सिस्टम का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होंगे तो साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। तो जितने भी चेंज है, जितने भी चेंज स्टेट फंक्शन है, जितने भी स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड होते हैं, चेंज वाला जितने भी सभी जीरो होते हैं, तो यहाँ इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्टेट फंक्शन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर जीरो, आप जानते हैं स्टेट वेरिएबल्स जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो हो जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस में ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर जीरो, पढ़ा चुके हैं आपको हम, तो यहाँ इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जीरो होते हैं, ध्यान रखिएगा। उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए। आगे पढ़ाते हैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्ड पॉइंट है। आप क्या क्या सीखे हैं, शुरू में सीखे इंट्रोपी, सेकंड सीखे इंटरनल एनर्जी, और ये थर्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय वाज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज, ध्यान रखिएगा इसका, हेल्महोल्ट्ज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed। ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं, इसका हिंदी हुआ। चलिए देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स आप जानते हैं क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इसका, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, या इसको आप ऐसा लिख सकते थे, द सम ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते थे। थर्ड पॉइंट में द सम ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग
इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। उतारिए आगे और लिखाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मिटाते हैं इसको। इसमें एक पॉइंट काफी वाइटल पॉइंट है। Whenever a particular form of energy is disappear during the process, an equivalent amount of energy is appears in other form। जब भी कभी एक फॉर्म में एनर्जी डिसअपियर होंगे दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी 100% मिल जाएंगे। तो इसको लिख लीजिए, whenever a particular form of energy, a particular forms of energy disappear during the process, an equivalent amount of energy, and then an equivalent amount of energy is appears in other form, an equivalent amount of energy is appears in other form, appears in other forms। ये थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट था। 5 पॉइंट एक और लिख लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics can be represented as delta E change in internal energy equals to Q plus W। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी उतना ही चेंज होगा जितना कि सिस्टम पे आप हीट देंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। इसका डेल्टा ई क्या है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। हम लिखा देते हैं डेल्टा ई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम इधर लिखा देते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू, या यू भी लिख सकते थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जस्ट पढ़ाएं अभी हम आपको, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और Q क्या है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम टर्म हो गया। हीट Q क्या है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। और W क्या है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। एक चीज यहां देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्यों लिख रहे हैं, वर्क पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। देखिए हमेशा अपने रेफरेंस में वर्क देखना है, तो हम अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क निगेटिव। चलिए इसको मिटाते हैं हम, आगे दूसरे तरीके से और लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे डेल्टा ई, इसको ऐसा भी लिख सकते थे डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मेडिकल का ये 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बस वही बातें हैं, डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम।
आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव आपके लिए, वर्क पॉजिटिव आपके लिए। सिस्टम अगर खुद वर्क कर रहा है, सिस्टम अगर खुद वर्क कर रहा है तो आपके लिए वर्क नेगेटिव, ध्यान रखिएगा इसका।